नमस्कार मित्रों, वेद पुस्तकाल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित प्रश्नकार और मनुष्यों का अभिवादन करते हुए सम्मिलित हूँ श्रीकांत चैनल जयपुर। सभी के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी विश्वविद्यालय के पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत और अपना पन्ना अपनी बात और विचार के इसके लिए अपने दैनिक लाइव कार्यक्रम एक प्रश्न और किताब के पन्ने से पुस्तक आपके सामने उपस्थित है। आप अपने दैनिक उपयोग एक कार्यशाला वज्रयुक्त कुंभकम की और राष्ट्रीय त्रितम का आयोजन विगत 11 अप्रैल से किया गया है और 25 अप्रैल तक ये कार्यशाला आपके सामने अपने कार्यरत मूर्त रूप में है। मैं सभी का उद्बोधन करने का आभार व्यक्त करता हूँ और उन सभी के लिए भी अभिवादन व्यक्त करता हूँ जो जिन्होंने अपना समय मूल्य दे करके इस कार्यशाला में अपनी आहुति अपना योगदान भी किया। सर्वप्रथम आपको अपने इस भजन द्वारा इस पटल पर आपको समर्पित करते हैं और जोड़ते हैं। इस भजन का वर्ग मन की शुद्धता और मन की व्यवस्था से भी है, इसलिए आवश्यक है कि आप इन कार्यों को करें और इस सब के लिए आप भी अपने योगदान द्वारा उस तरफ ध्यान रखें जिन्होंने कि इस कार्यशाला में अपना योगदान दिया। और इस कार्यशाला में योगदान से जिन्होंने अपना मत व्यक्त किया है उन सबके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और कल हमने विचारणीय प्रश्न के अनुसार इस बात की अपेक्षा की थी कि वसुदेव कुटुंब के उनके इस आयोजन में सभी अपने उद्बोधन द्वारा अपनी मत, अपनी अभिव्यक्ति और अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर सकें। समय की कोई बाध्यता नहीं है, समय का अनुपालन एक है नियमत, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि कोई भी ऐसा रचनाकार जो उपस्थित है और वो अपना अवमत नहीं दे सकता, उन सब के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं और इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि शिव प्रकाश शर्मा जी भी ऑनलाइन कार्यक्रम में इस समय उपस्थित हैं। कल एक मत हमारा व्यक्त हुआ जिसमें कि हमने ये बात को प्रदर्शित किया है कि इस आयोजन में सम्मिलित होने वाले टॉप कमेंटेटर्स कौन कौन है। ये कोई क्रम या व्यतिक्रम नहीं है, ये एक व्यवस्था है जिसमें कि इस बात का हम अवगत व्यक्त करते हैं कि किन लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति को देने के लिए इस पटल पे अपना बहुमूल्य समय रखा और उस बहुमूल्य समय में अपने उद्बोधन द्वारा राष्ट्र के जो चिंतन है, राष्ट्र की व्यवस्थाएं हैं, उनका जो अनुपालन के लिए प्रयोज्य उनमें अपनी रुचि कैसे। हमारी रुचि काव्य द्वारा साहित्य को प्रोत्साहन करने की है, हमारी रुचि उद्बोधन द्वारा कार्य को प्रोत्साहित करने की है, हमारी रुचि लेखन द्वारा कार्य को प्रोत्साहित, हमारी रुचि दर्शन में इस बात की रुचि है कि हम
साहित्य में कैसे रुचि रखते हैं। तो आपसे हम ये इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह पटल साहित्य के प्रति आस्था रखता है, किंतु अव्यक्त के माध्यम से आपको दी जाने वाली कार्यशाला और अनुपालन में अनुशासन के तरीके से हमें आगे बढ़ाना है। आप डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का भी उद्बोधन कल का सुनेंगे, उसमें यही बताया कि हमें अनुशासन में रह के इस कार्य योजना को कार्यान्वित करना है। ये माइक का स्टेज नहीं है, ओपन सड़क पर खड़े होकर के नेताओं के स्पीच का मंच नहीं है। देश के हित में चिंतन करने वालों का उद्देश्य पूर्ण कार्य करने वालों का चिंतन है। अगर हम अपने जीवन में एक व्यक्ति की शिक्षा का प्रदान करते हैं, उस शिक्षा के लिए उसकी पुस्तकों का प्रदान करते हैं, उस बालिका की शिक्षा के लिए अपना योगदान देते हैं, उस हमारे घर में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए चिंतन करते हैं कि उसकी बालिका, उसकी शिक्षा, उसका कर्मचारी किस मनोयोग से आपके घर में कार्य करता है और उनको एक सुख महसूस होता है, या वो प्रताड़ित हो करके डांट खा करके और डर के भाव में रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है, तो ये हमारा चिंतन आपकी सजगता करनी, आप अपने इस परिवेश में एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। वही ऐसा उदाहरण देते हैं आपको जिसको लगता है कि आप कहते हो कि कोई कर्मचारी 5 मिनट देर से आया आपके घरों में, अरे तुम तो अब देर से आए, तुम्हें हमारे काम की चिंता नहीं, तुमने तो रोज रवैया ऐसा बना रखा है, तुम्हें काम नहीं करना है, तुम काम भी ऐसा करते हैं कि इसके बाद हमें फिर से वही काम करना पड़ता है। तो इसके मूल भावना में मूल तत्व ये देखिए कि आपने उस पारिवारिक जन को अपनाने की बजाय उसको एक भय मुक्त वातावरण देने की बजाय भययुक्त वातावरण दिया, और वो भययुक्त वातावरण उसके जीवन में उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसकी जो आस्था है उसमें एक भय पैदा है। तो आप अपने प्रति सजग रहे, समानता का भाव रखें, समानता के भाव के साथ में उसके मित्र व्यवहार करें, तो एक सुखद अनुभव आपको होगा। और वो सुखद अनुभव क्या है? आपको सुख की अनुभूति हुई और उस कर्मचारी को भी सुख की अनुभूति हुई जो आपके लिए कार्य कर। और इसमें खासतौर पर हम उन लोगों का नाम जरूर लेंगे जो आपके घर में कार्य करते हैं। आपका ड्राइवर, आपके साफ सफाई करने वाला कर्मचारी, आपके घरों में साग सब्जी लेकर के आने वाला कर्मचारी, आपके सोसाइटी बिल्डिंग का गार्ड, और सड़क पर लगाने वाले ठेली ठेला और उनमें बेचने वाले सामानों के छोटे कर्मचारी। अब हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। इसमें उदाहरण इस बात का है कि हम किसी के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं और उस कर्मचारी द्वारा आपके प्रति लगाव रखते हुए एक सुझाव आपसे मांगता है, तो आप उसको झुड़क करके ये कह देते हैं कि हमें तुम्हारे इस काम में रुचि नहीं, हमसे ये सब मत पूछा, कह देते हैं ना।
बहुत से समय तो हमने ये देखा है कि बहुत से स्थानों पर जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर एक अभद्रता का वातावरण चल रहा है। ऑफिसेस में कर्मचारियों के कार्य के स्थानों पर जो कि सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक कार्यों में लगे हुए कर्मचारी हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार असंगत होता है। हम उनसे अपेक्षा करते हैं वो हमारा त्वरित काम करें, अपने समय का ध्यान रखें, अपने लाभ का ध्यान रखें, और इस बात की हमें प्रसन्नता होती है कि हम उनसे वो डांट डपट करके कार्य कराने में रुचि रखते हैं। लेकिन वास्तव में उनके प्रति हमारा व्यवहार अपने उपयोगी वस्तुओं के लिए समयानुसार किया गया कार्य जो है वो लाभप्रद नहीं है। एक समानता का भाव रखते हैं, और खास तौर पर उन विद्यालयों के टीचरों के प्रति हमारी आस्था खत्म हो जाती है जो आपके बच्चों के प्रति ध्यान देते हैं, लेकिन आपके मनस्थिति ऐसी है कि आप सोचते हैं कि इन बच्चों के प्रति इस टीचर का व्यवहार अच्छा नहीं है, जबकि सारे के सारे विद्यालयों में ऐसा नहीं है और उनमें कोई एक आध टीचर इस तरह का होता है। हमें आज भी अपने समय का याद है जब विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को उनके टीचरों द्वारा नीम की डंडी से मारा जाता था। उनके पास खड़े होकर के गलत ढंग से आपके बाल को, कान के बालों को उखाड़ दिया, आपको दर्द महसूस हो, उंगलियों में पेंसिल लगा करके उनको दंड दिया जाता था। तो उससे क्या है, उस शिक्षक को अपनी अपेक्षा में इस बात की आवश्यकता है कि वह सोचता है कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन आपने क्या किया, वास्तव में भयमुक्त वातावरण के स्थान पर भययुक्त वातावरण में कार्य किया। तो ये सब चिंतन के विषय हैं, बहुत से चिंतन हैं। अपना व्यवहार, अपना संयत व्यवहार अगर आप करते हैं समय से, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य हैं और बच्चे आपके प्रति कर्तव्य हैं, वो सब चीजें आपको। तो हित चिंतन क्या है? हित चिंतन का मतलब अपने परिवेश, अपने समय, अपने उपयोगिता, अपने कार्यों का संपादन कैसे किया जाए, ये भी एक हित चिंतन है। मैं तो आज सही तौर पे कह दूं कि अभी आज सुबह जो है वो नीरजकांत सूति जी का सुन रहे थे, उसमें डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने पूछा कि कल मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य को किस किसने सुना, तो उसके प्रत्युत्तर में उनका जवाब आया नीरजकांत सूति जी का, यह पूछिए मान्यवर कि किसने नहीं सुना। आप अगर उपयोगी बातें कर रहे हैं, आप उपयोगी वक्तव्य दे रहे हैं, उपयोगिता की संदर्भ में अपनी स्थिति दे रहे हैं, तो वो सब उपयोगी है और समय की एक पराकाष्ठा है। आज हमारे इस पटल पर बहुत से गणमान्य लोग भी अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, जिसमें डॉक्टर यथार्थ, नीरजकांत सूति जी, डॉक्टर रघुनाथ चंद्र सहज जी, श्रीधर द्विवेदी जी, अष्टभुजा शास्त्री जी और वीणा भारती जी, सदक्षा निवास, सुचि शर्मा जी, प्रमिला शर्मा जी, मनसा तिवारी जी, एक लंबी लिस्ट हमने कल जारी की है, उसमें पढ़िए आप उन सबके टॉप प्रमोटर्स की, जिन्होंने इस कार्य को रुचिपूर्वक, लगनपूर्वक कार्य करने में अपनी रुचि। तस्लीमा फातिमा जी,
ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट आज समाप्त हो गई है, यह लिस्ट निरंतर बढ़ने वालों की है और निरंतर इस रुचि से कार्य करने वालों की है। ये कार्यशाला आज 25 तारीख को समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमारे जीवन में आपके प्रति जो लगाव है, आपकी रुचि है, अपने कार्यों को संपादन करने की जो रुचि है, उसमें एक बदलाव आया। यही हमारी इस कार्यशाला का उद्देश्य है। अब छोटी छोटी बातें हम लेकर के चलते हैं। नलों में बहने वाला पानी घर में काम करने वाले लोगों के द्वारा इतनी तेज रफ्तार से बढ़ाया जाता है कि उस जल की उपयोगिता से ज्यादा का खर्च उसमें होता है। तो हमें ऐसे छोटी चीजों को सोचना चाहिए। सब्जी धोने के स्थान पर हमने एक बाल्टी पानी में न लेकर के बहते हुए जल द्वारा सब्जी को धोया और कितना जल हमने उसके लिए उपयोग किया। तो जल संरक्षण पर आपका पेयजल कितना बर्बाद हो रहा है, पेयजल हमारा कितना बर्बाद होता है। आज तो होटलों में हम, और वास्तव में हमारे जो उपयोगिता इसी बात की कहने की है कि पेयजल को आपके फुल गिलास वाटर से हाफ गिलास वाटर पर लेके आइए। जब आप आधा गिलास पी लेते हैं तो बचा हुआ पानी आपका बर्बाद जाता है, उसे बर्बाद न करें। उसमें आधा गिलास पानी भरें और जब वो पी ले और आवश्यकता आओ। हाफ वाटर ग्लास की एक पद्धति, प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकलिंग के स्थान पर कूड़ेदान में डाल करके आप कूड़े कचरे की तरह से हमारे इस धरती पर घूमने वाले ऐसे जीवों के लिए एक भोजन का विषय बनाते हैं जो उनके लिए हानिकारक है। गाय अगर ये आपके जो प्लास्टिक कंटेंट्स को अगर पेट में खाती है तो उसके पेट में उस पर होने वाला जो रोग है उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्लास्टिक को प्रयोग करके ऐसे स्थान पर फेंकने का कार्य हम कर सकते हैं जहां से अनुपयोगी वस्तुओं का रिसाइकलिंग की जा सके, लेकिन किसी को दूषित न करें। और यहाँ तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेन मुख्य तो आपके सड़कों पर खाए जाने वाले गुटखे का पाउच है, जिसको कि आप पाउच मुंह में खाते हैं और उसको सड़क पर फेंक दें। उसको जेब में रखिए, जिस तरह से पाउच भरा हुआ आप अपने जेब में रखते थे, लेकिन जब खाने के लिए आप निकालते हैं तो उसमें फटा हुआ पाउच को सड़क पर फेंक दें। तो क्यों नहीं आप डस्टबिन डालते? हम तो कहते हैं पाउच खाना आपके लिए आवश्यक नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रमों को हम लोग चलाते हैं, नशा मुक्ति के लिए अपने वक्तव्य देते हैं, नशा मुक्ति के लिए रचनाएं लिखते हैं, प्रयास करते हैं और गोल्डन बुक कार्ड्स तक में अपने दर्ज कराते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अखबार को रिसाइकलिंग से रोकने से पहले अखबार के अगर हम उसका एक छोटा लिफाफा भी बना लेते हैं, हम घरों में बैठे हुए हैं, वृद्ध लोग हैं, और अगर लिफाफा बनाते हैं और उस लिफाफे को जनरल मर्चेंट्स की शॉप पर बेच करके उससे प्राप्त होने वाला सामान को बालिका शिक्षा में प्रयोग करते हैं, ये भी तो एक प्रयोग है। सड़कों पर लिखा हुआ है कि अब हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे और कपड़े की थैली द्वारा अपना कार्य चलाएंगे। तो कौन ऐसे सज्जन हैं जो अपनी कपड़े की थैली हाथ में लेकर के चलना चाहते हैं? तब तो हाथ फैलाते हुए हम चले जाना चाहते हैं और दुकान वाले से उम्मीद करते हैं कि वो प्लास्टिक को चोरी से मंगाए हुए प्लास्टिक को हमको दे। तो यही सब तो राष्ट्र चिंतन है। छोटी छोटी उपयोगिताओं में अपने को समायोजित करिए, छोटी छोटी उपयोगिताओं में अपने को संभालिए, छोटी छोटी विचारणी प्रति अपने, और आवश्यकता से अधिक अन्न का संचय भी एक बहुत समस्या है।
हमारे घर में हमको पता है कि 5 किलो आटा लगने वाला है, ला करके हमने 15 किलो, तो 10 किलो आटा जो है वो दूसरे व्यक्ति को जो मिलने वाला था उसको आपने रोक करके अपने घर में एक संचय करा। तो ये सब चिंतन, स्कूल की शिक्षा के लिए बालक को शिक्षित करें, महिलाओं को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएं, और उस शिक्षा में अपना क्या योगदान है। यदि आप किसी एक बालक के, बालिका के, बच्चे के उपयोगी वस्तु का संचय करने में मदद करते हैं, विद्युत प्रभात चतुर्वेदी जी उपलब्ध है और अभिषेक मिश्रा, सत्य प्रकाश शर्मा जी सभी का, तो उसको अगर हमने एक पेंसिल भी दे दी है तो उसके लिए वो उपयोगी है, और वो उपयोगी वस्तु को समझ करके संभाल के रखेगा, क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता की जरूरत है और ध्यान है। बहुत से संस्थाएं ऐसी हैं जो स्वयं विद्यालयों के बाहर उन गरीब बच्चों को पुस्तक और शिक्षा संबंधी सामग्री देने में अपनी रुचि रखते हैं, देते हैं। कुछ लोग भोजन देते हैं, कुछ लोग उनको दैनिक प्रयोग की सामग्री देते हैं, कुछ लोग ऐसे कार्यों में उनकी पढ़ने की, वो देश की उन्नति में उनका सहयोगी बनते हैं। जिस तरह से वो नेशनल इवेंट्स कराते हैं, ग्लाइडिंग का, दौड़ का, स्पोर्ट्स का, किड्स का, उसमें प्रयोग होने वाले सामग्री को देते हैं। तो हम सब जो है कुछ न कुछ कार्य ऐसे करते हैं जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है। वसुधैव कुटुंबकम एक परंपरा है, और वो भारतवर्ष की सनातन परंपरा है। आज एक कोई नई भाषा नहीं है, ये हजारों वर्षों से ये चली आ रही है। ऋषि मुनियों की एक परंपरा थी। ऋषि मुनियों ने उनको इस बात का ज्ञान विज्ञान दिया कि हम आपको ये सिखा के जा रहे हैं। तो आपके देश में तो ऐसी औषधि की परंपरा है। या ईरान से चल के आने वाला एक यात्री नीम के पेड़ के नीचे बैठ, वो इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके जाता है और भारतवर्ष तक पहुंचता है। उसके बाद ऋषि मुनि पराशर जी से कहता है, पतंजलि से, कि हम बीमार हो गए। तो उनका क्या हुआ? उनका हम इमली के पेड़ के नीचे बैठे। तो उन्होंने उसकी चिकित्सा करने के स्थान पर उससे कहा कि अब तुम इसमें से सिर्फ नीम के पेड़ के नीचे बैठ के जाओ और स्वस्थ हो। अब उस वैद्य का नाम हम आपसे पूरी तरह नहीं बताएंगे। ईरान से आने वाले इस व्यक्ति के बारे में भी सिर्फ कथावत है। तो वहां पर क्या वसुधैव कुटुंब का ही कुछ कार्य है? हम अपने भारतवर्ष की चिंता कर रहे हैं, लेकिन वहां वसुधैव कुटुंब में है ईरान की। तो ये आदर्श बहुत पहले से चला आ रहा है। और कल तो हमने आपको एक उदाहरण दिया था मदन मोहन मालवीय जी का, जिसमें कि स्वयं ही कहते हैं कि हम बापू की चिंता कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय चिंता है। मदन मोहन मालवीय के ज्येष्ठ पुत्र का अवसान हो गया। उनकी अंत्येष्टि के बाद उनकी जो सभा होनी थी उसमें वो नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि वो उस समय बापू द्वारा आगा खान में दिए जाने वाले अनशन के प्रति चिंतित थे कि बापू को कहीं कुछ ना हो। जिसका ज्येष्ठ पुत्र मृत्यु हो गया हो और वो बापू के चिंतन में लगा है, वो राष्ट्र के चिंतन में लगा है। ये उदाहरण कल आपको सुनाया था हमने।
तो हम वैसे तो नहीं बन सकेंगे, हम वैसे कार्य शायद नहीं कर सकेंगे, लेकिन नित्य प्रति में सबसे पहले वो कार्य को कर सकेंगे कि अपने आचरण को सुधार सकें। दूसरा, भोजन की व्यवस्था में भोजन का उपयोग उतना करें जो बर्बाद न करे। तीसरा, जल का संरक्षण करने के लिए जल के पदार्थों, जल का प्रयोग इस तरह से करें कि वो बर्बाद न करे। चौथा, जो आज श्रुति जी ने कहा है कि वृक्षारोपण में वृक्ष लगा करके आप अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरी तो एक रचना इसमें है, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष से ही हमारा जीवन है। वृक्ष से पर्यावरण मिलता है, वृक्ष से पर्यावरण से उद्यम मिलता है, उद्यम से हमारे जीवन जुड़ता है। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं जो है जीवन का आधार, आओ मिलकर पेड़ लगाएं जो है जीवन का आधार। प्रकृति बहुत सुंदर जलवायु से जीवन को स्वच्छ बनाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं जो है जीवन का। तो मूलभूत हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनमें सुधार ही कर सकते हैं, और उन सुधारों द्वारा राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदना और अपनी प्रकृति को बदल करके अपने जो है चरित्र को सुधार सकते। और सबसे बड़ा चरित्र ये है कि कम से कम आप जो है भ्रष्टाचार में योगदान दीजिए। भ्रष्टाचार करना ही नहीं, लेकिन एक उसमें प्रतिस्पर्धा हो जाती है। हमारा काम नहीं हुआ, अलग से पैसा दे करके। अरे आपका काम होने के लिए आपकी क्या उपयोगिता है, आपके काम के लिए आपके कागजों की क्या जरूरत है, उनकी पूर्ति कीजिए। उनके द्वारा ही आप अपने व्यवहार को संयत कर सकते, ना कि उस देल के प्रति अपनी आस्था न व्यक्त करते हुए उसको दंड का भागी बनाने में लगते हैं। तुम मेरा काम नहीं करते। ये सारे आचरण आज मैंने आपको समझाए, और वो 12 पॉइंट नहीं 16 पॉइंट मैंने आपको पहले दिन ही लिख के दिए थे कि इन विषयों पर अपने चिंतन को आप इस पटल पर लाइए, जिससे कि हम राष्ट्रहित चिंतन में अपने स्वाध्याय को समावित कर सकें। राष्ट्रहित चिंतन के लिए हमारे पास बहुत समय है, लेकिन राष्ट्रहित चिंतन में अपने स्वाध्याय को लाइए। सबसे बड़ा आदर और निरादर। अगर हम आदर से अपने सम्मान को आते हैं तो आपको भी वही सम्मान। ठीक है, इन शब्दों के साथ आज की इस, और मैं सबसे प्रथम तो अपने सत्य के प्रयोग में प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली भजन धुन को इसीलिए सुनाता हूं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई लागे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न लागे। दूसरों के दुख में समर्पित हो जाए, दूसरे के दुख को आप समझिए और अपने दुख में उसको भूल करके उसके दुख का निराकरण। पर स्त्री को माता के समान समझो, छोटी बहन के समान समझकर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस आयोजन में आप सब वसुदेव कुटुंबकम के राष्ट्रीय चिंतन में अपने अभिवादन से इस मंच को शोभायमान बनाइए। एक शब्द बोलिए। मेरा तो एक आह्वान सिर्फ इस बात के लिए है कि आप इसमें वो सारे लोग उस पटल पर जाकर के लिख दें, वसुदेव कुटुंबकम राष्ट्रीय चिंतन में मेरी रुचि है। यही हम मान करके चलेंगे कि आपके पास ये संदेश पहुंचा, आपने उसको अंगीकृत किया, आपने उसको समझा। कुछ भी नहीं कर सकते, वसुदेव कुटुंबकम ही लिख दीजिए, बोल दीजिए।
एक लाइन लग जाए इस श्रृंखला में। इन्हीं शब्दों के साथ आज के समय में मैं आपके साथ सम्मिलित हुआ और ये एपिसोड आपको सुनने को मिला। अब नित्य प्रति आपके साथ जुड़ करके इस कार्यशाला की अभिरुचि व्यक्त करेंगे और अभिवादन करेंगे और आभार भी व्यक्त करेंगे। मेरे लिए सभी पुरस्कृत है, सम्माननीय है, चाहे वो मीरा भारती जी हो, डॉक्टर यथार्थ हो, अभिषेक मिश्रा जी, विद्युत चा, सत्य प्रकाश शर्मा जी हो, अनिशा तिवारी जी हो, अन्य सभी लोग जो भी इसमें जुड़े हैं, उन सबके प्रति मेरा धन्यवाद। और अंत में अपने सुरक्षा दायित्वों के प्रति आपको सचेत करने के उद्देश्य से उस चंद लाइनों को दोबारा से फिर हम कहते जाते हैं, सुरक्षा हो के सुरक्षित ही वाहन चलाइए, सुरक्षा ही आपका विकल्प है और कोई विकल्प नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। कल आपको इस आयोजन में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो आदरणीय, हमने आपको ये डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी के द्वारा आयोजित पटल कवि के साथ कॉफी पटल की मदन मोहन मालवीय शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलने वाले इस विशिष्ट आयोजन वसुदेव कुटुंबकम की और राष्ट्रीय चिंतन की इस कार्यशाला में 155वीं कार्यशाला में अपनी तिथि आप सबको आमंत्रित किया है। इस कार्यशाला के इस उपलब्ध आप सबको बधाई और मेरे द्वारा ये वक्तव्य को आप हमारे YouTube चैनल पर श्रीकांत SRIKANTTAILNG@youtube.com पर भी आप देख सकते हैं। आप अपना पन्ना अपनी बात एक विचार पृष्ठ खोजिए या वसुदेव कुटुंबकम सर्च करेंगे, आपको मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलते हैं श्रीकांत जयपुर से इस एपिसोड आपको मंच को समर्पित अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के लिए।